बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को, जो कि हमारी जीएस की एमसीक्यू सीरीज़ होगी। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस की। और इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा, एक तो यूपीएससी के एग्जाम्स को लेकर, और दूसरा जो स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीसीएस में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जहाँ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि कर्नाटक, आपका आंध्र प्रदेश है, असम है, हिमाचल प्रदेश में भी कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तमिलनाडु एंड इधर राजस्थान में है, जीपीएससी में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो इन जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है, साथ साथ यूपीएससी के लिए भी पर्टिकुलर सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द इंडियन पॉलिटी, और ये इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट आपको रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 का कौन सा फीचर है, यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगर जो मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पर। क्योंकि देखिए, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हमारा मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। ठीक है, आई होप सो आपको विजिबल हो रहा होगा सारा। आई थिंक येलो कलर नहीं है तो ज़्यादा, ये ब्लैक, ओके, ये ठीक है आपका, दिस कलर इज़ ओके। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लागू किया गया था। और इसके तहत क्या क्या चीज़ें करी गई थी, इसके तहत जो है इंक्रीज़ किया गया था साइज़ को, किसके इंक्रीज़ किया गया था साइज़ को लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो एलसी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एलसी, दैट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज़ को, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स का जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके कुछ फीचर्स की अगर जो मैं बात करूँ तो वो ये फीचर्स हैं कि ये एडिशनल मेंबर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, एडिशनल मेंबर्स प्रोवाइड करता है कहाँ पर, सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। जो केंद्र की प्रोविंशियल काउंसिल थी और जो प्रोविंशियल प्रांत थे उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ पर आपका एडिशनल मेंबर्स यहाँ पर इंक्रीज करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसकी पावर को भी यहाँ क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है, पावर को भी यहाँ पर क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स मतलब यहाँ पर इंडियंस को, बेसिकली जो इंडियंस हैं उन्हें यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या मिलती है, एंट्री मिलती है। एंट्री तो मिलती है, ठीक है, और मेंबर जो है, मतलब एंट्री मिलने के बाद जो इनको मिली है वो लोग यहाँ पर जो बजट है, बजट पर क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं अपना, ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं विदाउट वोटिंग। विदाउट वोटिंग, वोट नहीं कर सकते, बट सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और वोट नहीं कर सकते, और साथ साथ एक और चीज़ नहीं कर सकते, सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस होंगे उनको नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर करी गई थी। ठीक, और साथ साथ यहाँ पर गवर्नर जनरल काउंसिल को ये अधिकार मिलता है कि वे नॉमिनेट कर सकते हैं, मतलब नॉमिनेशन कर सकते हैं जो उन मेंबर्स का जिनको अप्रूवल मिलेगा सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, किस टाइप का इलेक्शन सिस्टम, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स के चुनाव में एक इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और ये मेंबर्स कहाँ से आते हैं, ये मेंबर्स आ रहे थे आपके ये जनरली क्या होते थे, यूनिवर्सिटी से होते थे, आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से होते थे, म्यूनसिपैलिटीज़ से, ज़मींदार होते थे जो धनवान व्यक्ति थे उस टाइम पर, वो लोग हुआ करते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग होते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग यहाँ पर आपको उस टाइम पर देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नर जनरल को ये पावर थी कि फिल कर सके वो सीट लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव
कि और गवर्नर को ये अधिकार था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की वो सीटों को भरे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे हैं 1892 की इंडियन काउंसिल एक्ट के। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें करेक्ट पूछा गया है कि करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट इंडियन जो यहाँ पर एड ऑन हुए थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये किसके पास गई थी? नहीं सॉरी, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, एक सेकंड, ये इस टाइम पर नहीं आते। ओके सॉरी, मैंने पहले में गलती कर दी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग है आपका। पहली बार इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसरॉय की नॉमिनेट इस एक्ट में नहीं किया गया था, ये गलत है। सेकंड में क्या है आपका? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो वाइसरॉय को दी जाती है, नहीं। अब देखिए वाइसरॉय को यहाँ पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं दी गई है पूरी, ठीक है। और पावर गिवन टू, अभी देखिए अभी तक हमने जितनी बातें करी तो उसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात नहीं आई है, ठीक है। तो पावर गिवन टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस द बजट। अब देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब यहाँ पर इंडियंस थे तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव को पावर यहाँ पर मिल रही थी जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस करी थी। तो वो किसको मिली है? बजट पर डिस्कस करने की मिली थी, ये करेक्ट है आपका। तो मतलब केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों गलत है यहाँ। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला थोड़ा पॉइंट गलत हो गया था, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत नहीं मिली थी वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है अगला, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन वर एडेड इन डीपीएसपी बाय द अमेंडमेंट। कौन से प्रोविजन जो है वो डीपीएसपी के थ्रू ऐड किए गए थे, उनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए डीपीएसपी के लिए जो अमेंडमेंट होता है, एक तो होता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 के अंदर होता है। इसके तहत कुछ क्लॉज ऐड किए जाते हैं। एक तो है आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है? ये कहता है कि टू सिक्योर करना है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में। इसके साथ साथ ऐड करी जाती है आर्टिकल नंबर 39 के अंडर 39A, इसी के अंडर सब क्लॉज में 39A ऐड किया जाता है। और ये बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में, फ्री लीगल एड के बारे में, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर एक और चीज़ ऐड होती है 43, आर्टिकल 43। ये क्या करता है? ये कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ कही जाती है। साथ साथ यहाँ पर एक आर्टिकल ऐड होता है आर्टिकल 48 के अंतर्गत, उसके अंदर सब क्लॉज में 48A, ये आपका बात करता है टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड करना है किसको? वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये चार चीज़ें एक तो ऐड होती हैं 42nd अमेंडमेंट के तहत। इसके अलावा एक अमेंडमेंट होता है 44th अमेंडमेंट जो कि होता है 1978 में, ठीक है। इसके तहत, ठीक है, इसके तहत ये किया जाता है एडिशन, आर्टिकल 38 ऐड किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, आर्टिकल 38, दिस इज द आर्टिकल। और इसमें ये कहा गया है कि व्हेन द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम, ठीक है, इनइक्वलिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन यहाँ होता है आर्टिकल 38 के अंदर। एक अमेंडमेंट होता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका कब आता है? 2002 के अंदर आता है। ये भी डीपीएसपी के अंदर ही ऐड हो रही हैं चीज़ें, ठीक। यहाँ पर आर्टिकल मतलब कहा जाए तो 45 आर्टिकल जो था आपका, 45 नंबर आर्टिकल, ठीक है, उसका सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया जाता है और वहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन को, ठीक है, बनाया जाता है यहाँ पर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात यहाँ पर 45 नंबर आर्टिकल के अंदर कही गई थी, दैट हैज़ बीन क्रिएटेड अ फंडामेंटल राइट थ्रू द आर्टिकल 21। दिस हैज़ बीन डन थ्रू द 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। एक और चीज़ होती है यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड एज द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये होता है 2011 में। इसमें क्या होता है
कि डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आर्टिकल 43B, ये चीज़ यहाँ पर आती है। 43B क्या कहता है कि प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। या फिर आप कह लीजिए कि वॉलेंट्री फंक्शंस या ऑटोनोमस फंक्शन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल या प्रोफेशनल मैनेजमेंट किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। जनरली हम सभी को ये वाली चीज़ें ध्यान होती हैं, ये भी आपको पता होती हैं, बट दिस थ्री थिंग्स आप बेसिकली भूल जाते हैं कई बार। हमें जब डीपीएसपी का हमारे दिमाग में जब कभी नाम आता है तो हमें सिर्फ यही चीज़ें आती हैं कि ये 4 चीज़ें ऐड की गई थी, बट दीज आर ऑल्सो द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द डीपीएसपी, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर हम बात करें तो पहला है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये हमें मिल गया कहाँ पर, आर्टिकल 48 पे, ठीक है, आर्टिकल 48A पे। यूसीसी आपका यहाँ पर एडिशन नहीं होता है, दिस इज 44 आर्टिकल, ये यहाँ पर नहीं आता है। स्टेप्स टू स्लगर, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो रहेगा, सेकंड गलत है आपका। टू टेक स्टेप्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, ये भी गलत होगा आपका। टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ हमने कहाँ पर बात करी थी, ये चीज़ हमने बात करी थी इन द आर्टिकल यहाँ पर 38 के अंदर, ठीक है। तो 1 और 4 करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, राइट टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कैन ओवरराइड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इफ द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पहले तो हम आंसर्स को देख लें पहले, ठीक। इसके बाद द ऑफिशियल सेकेंड प्रेस कमीशन चेयर्ड बाय द के मैथ्यू रिकमेंडेड द रिपील ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने रिपील की बात नहीं कही थी, इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं, ये गलत है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बेस्ड ऑन अर्लियर लॉ कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडिंग रिपीलिंग ऑफ दिस सीक्रेट एक्ट 1923, ये करेक्ट है आपका। तो 2 A और 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बात करते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, एक रिपोर्ट आती है 1979 के अंदर, ठीक, जिसमें ये कहा गया कि इमीडिएटली रिपील कर लेना चाहिए। 1979 में एक रिपोर्ट आती है, ठीक। अब रिपोर्ट क्या है बेसिकली, ये देखो एक्चुअली कहानी क्या थी। कहानी ये है कि जो सीक्रेट, इसको थोड़ा इसमें दे देखते हैं, ठीक। ये जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, वो ऐसे लिख देता हूँ, 1923 था, है ना। ये जो एक्ट था, ये इस पर बेसिकली इसमें ये था कि भाई इसको हटाना है या क्या चीज़ें करनी है, तो इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, कि पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ों को हार्म करेगा, तो उसको लेकर जब यहाँ पर आपका आफ्टर इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी जब ख़त्म होती है, ठीक है, इमरजेंसी ख़त्म होती है, तो एक सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी कमीशन, सेकंड प्रेस कमीशन, ये इस्टेब्लिश किया जाता है। और यहाँ पर जो चेयरपर्सन होते हैं इस कमेटी के, वो थे जस्टिस गोस्वामी कमेटी। बेसिकली इस को कहा जाता है जस्टिस गोस्वामी कमेटी, गोस्वामी कमेटी के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है, जस्टिस गोस्वामी कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, ठीक। अब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर रही है 1979 के अंदर, ठीक। अब इस रिपोर्ट में ये सजेशन दिया गया कि जो ये वाला पर्टिकुलर एक्ट है, ठीक है, इसे क्या किया जाए, इमीडिएटली रिपील कर लिया जाए, हटा लिया जाए तुरंत, ठीक। अब बट ये रिपोर्ट जो है कभी पब्लिश नहीं हुई। जो इनकी रिपोर्ट थी जस्टिस गोस्वामी रिपोर्ट, इट हैज़ नेवर बीन पब्लिश्ड, नेवर पब्लिश्ड, ये कभी आम मतलब बाहर ही नहीं है। ये रिपोर्ट तो दी इन्होंने बट सबमिट नहीं हो पाई, ठीक है।
क्यों? क्योंकि देखिए 79 में इंदिरा गांधी की सरकार जा चुकी थी। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आती है उसके कुछ समय बाद 1980 में इंदिरा गांधी की रिटर्न होती है, मतलब ये वापस आती है सत्ता में। ठीक है, और उन्होंने इस रिपोर्ट को या जस्टिस गोस्वामी कमीशन को क्या कर दिया था, भंग कर दिया था। ठीक है, और इसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? ये गठन हुआ था जनता गवर्नमेंट, जनता सरकार जो थी जब पावर में आई थी 77 के बाद, जब आपकी इमरजेंसी हटी थी उस टाइम पर ये पावर में आती थी, तब उन्होंने इसको लागू किया था और इन्होंने आगे हटा दिया। ठीक, अब जस्टिस गोस्वामी जो है वो रिप्लेस करना चाहते थे बेसिकली, रिप्लेस बाय द ऑफिशियल नोन बेसिकली सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता जो है वो के मैथ्यू ने करी थी, और इस कमीशन में बेसिकली सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के क्यू मैथ्यू ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी थी कि रिपील करने की। रिपील करने की बात किसने कही थी? गोस्वामी जी ने कही थी यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। मतलब इसी कमीशन को देखो, ये कमीशन बना था जनता सरकार के दौरान, उसके बाद इसको खारिज कर दिया गया, मतलब कैंसिल आउट कर दिया गया, कमीशन को भंग कर दिया गया। बाद में इसी तरीके से सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है, ऑफिशियल सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस या कमीशन, जिसकी अध्यक्षता के मैथ्यू करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और इस चीज़ को बेसिकली किया जाता है। ठीक, और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है ये अर्लियर लॉ कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर रिपील करती है इसको। तो ये तो आपकी डेफिनेटली करेक्ट है। आई होप सो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इनटू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? तो यहाँ पर आपका राइट टू पिकेटिंग रहेगा, धरना देने का अधिकार बेसिकली। ठीक, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सरकार की गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार बिल्कुल है। राइट टू स्ट्राइक, हड़ताल करने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। राइट और फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का अधिकार है। ठीक है, मौन रहने की स्वतंत्रता है आपको। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, बिल्कुल। वाणिज्य विज्ञापन की स्वतंत्रता है। राइट टू टेलीकास्ट और प्रसार करने का अधिकार है। तो 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के विशेषाधिकार के अंतर्गत कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, आपको यह बताना है। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिशनरी पावर जो है गवर्नर की किसी स्टेट के अंदर, वो बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है, डिस्क्रिशनरी पावर आर्टिकल 163 के तहत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और 163 बेसिकली आर्टिकल की मैं बात करूं तो ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 163 की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको हेड कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करेगा। ठीक है, एंड चीफ मिनिस्टर हेड करेगा, और एडवाइस कहाँ चले, किसी चलेगी? गवर्नर की चलेगी यहाँ पर। ठीक है, और उसके फंक्शंस और इस सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर की जब हम बात करते हैं तो गवर्नर जो है वो क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है, डिसॉल्व कर सकते हैं अगर जो चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करेंगे। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कंडीशन में, जब नो कॉन्फिडेंस का टाइम होगा, ठीक है, जब बहुमत नहीं होगा सदन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे क्या कर दिया जाता है? डिसॉल्व कर दिया जाता है। दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द एक डिस्क्रिशनरी पावर है बेसिकली किसकी? गवर्नर की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा? नॉट कम। पहले तो आंसर देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। हम पहले आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो सेंडिंग रिपोर्ट, चलिए पहले बाकी चीज़ें देख लेते हैं। पहले एक तो ये होगी, उसके बाद क्वेश्चन पर आता है। ओके, उसके बाद क्या होता है? गवर्नमेंट जो है, गवर्नर वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, रिकमेंड कर सकते हैं, रिकमेंड द प्रेसिडेंट,
रिकमेंड द प्रेसिडेंट अबाउट किसके बारे में, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये सीएम नहीं है, दैट इज मशीनरी, ठीक है, उसके फेलियर के बारे में रिकमेंड कर सकते हैं, ये भी उनका एक विशेष अधिकार है। और विशेष अधिकार की बात करें तो ये और क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं बिल को, कोई भी बिल अगर जो विधानसभा में पास हो चुका है, ठीक है, उसे प्रेसिडेंट के लिए ये रिजर्व कर सकते हैं कि भैया राष्ट्रपति जी को ये दिखाना है, तो अभी मैं साइन नहीं करूँगा, तो ये चीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ एक और इनका विशेष अधिकार है कि अगर जो कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर जो मेजॉरिटी में नहीं है तो ये अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए सीएम का चुनाव कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी बना सकते हैं और फिर वो अपना आफ्टर सम टाइम, जितना भी टाइम दिया जाए उसको, तो वो उसके अनुसार अपना क्या करेगा, बहुमत सिद्ध करेगा सदन के अंदर, ठीक। गवर्नर का एक और विशेष अधिकार यहाँ पर देखने को मिलता है, वो मिलता है कि अमाउंट पेएबल, जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को देगा, कौन से स्टेट्स में, हम बात करेंगे यहाँ पर असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा की, ठीक है, यहाँ पर जो पैसा मिलेगा वो थ्रू जाएगा गवर्नर के अंदर, ठीक, और उसके तहत जो है वो ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो बनाते हैं, ठीक है, जिसके तहत ये सब चीज़ें बनती हैं, जिसके अंदर मिनरल एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक और डिस्क्रिशनरी पावर आपको इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर देखनी, मतलब पता होनी चाहिए, वो ये है कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, किसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, एनी बिल, नहीं नॉट एनी, बेसिकली ऑर्डिनरी बिल को जो कि प्रेजेंट किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उस बिल को वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, ठीक। तो आते हैं क्वेश्चन पर, सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंशियल रूल, बिल्कुल अगर जो मशीनरी काम नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंशियल रूल लगना है, तो उसके लिए रिपोर्ट भेज सकते हैं, ये तो करेक्ट है आपका। रिजर्विंग सर्टेन बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मेकिंग रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, देखिए बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब सरकार कैसे चलेगी इंटरनली, है ना, क्या क्या काम होंगे, वो चीज़ गवर्नर के अधिकार में नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। सो ये जो चीज़ मैंने कह दी थी स्टार्टिंग में, डिस्क्रिशनरी पावर इज नॉट रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ये कहता है कि सीएम होगा और सीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी जिसको हेड करेंगे, और एड एंड एडवाइस आपको देखने को मिलेगी गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट और विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल, मनी बिल के संदर्भ में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है आर्टिकल 110 नंबर, सॉरी मनी बिल जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 110, ठीक है, आर्टिकल 110 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन करता है मनी बिल को, ठीक है। अब मनी बिल जो है डिफाइन करने के लिए ये कहा जाता है कि मनी बिल वो बिल होगा, ठीक है, जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस होंगे जो कि फॉलो करेंगे पर्टिकुलर मैटर्स को, जैसे कि इमिशन होगा, इम्पोजिशन, सॉरी नॉट इमिशन, दैट इज इम्पोजिशन, अबॉलिशन आपको देखने को मिलेगा, एंड रिमिशन होगा, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑन ऑफ एनी टैक्स, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो दैट विल कम्स अंडर द मनी बिल, मतलब बेसिकली ये चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगी, ठीक है। तो आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, इट डील्स विद द मनी मैटर्स लाइक इम्पोजिशन, टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोरोइंग एक्सेट्रा डील्स, ये चीज़ें हमने अभी बात करी ना इम्पोजिशन की, तो पहला तो स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगा। प्रेसिडेंट हैज़ अथॉरिटी टू गिव द फाइनल डिसीजन वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट, देखिए ये प्रेसिडेंट का अधिकार नहीं होता है, ये किसका अधिकार होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा का ये अधिकार होता है, वो बताएगा कि बिल मनी बिल है और नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेस बट राज्यसभा कैन नॉट अमेंड, देखिए यहाँ पर बोथ द हाउसेस में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, पहली बात तो, ठीक, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा,
राज्यसभा इसमें सजेशंस दे सकता है, अमेंड नहीं कर सकता, ये तो ठीक है, बट इट इज़ इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, नॉट इन बोथ द हाउसेस। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। अ मनी बिल कैन बी अ गवर्नमेंट बिल, बिल्कुल ये गवर्नमेंट बिल ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मनी बिल के अंदर जो चीज़ें हैं कि इसके अंदर जो भी डिसीजंस होंगे वो लॉ ऑफ कोर्ट या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन टू होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इज रिक्वायर्ड नो पीरियोडिक अप्रूवल। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं, दिस इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 360 नंबर आर्टिकल से संबंधित है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये तब लगती है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट, भारत का क्रेडिट ऑफ इंडिया किसी पार्ट में या पूरे देश में वो सेटिस्फाई ना हो पा रहा हो। ठीक है, मतलब एक प्रेसिडेंट की नज़र में वो एक स्टेबिलिटी की कंडीशन यहाँ पर ना हो, तो उस कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। बट इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है। ठीक है, कि मतलब 2 साल लगेगी, 3 साल लगेगी, 10 साल लगेगी, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट है। नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, जो कि रिक्वायर करता है पीरियोडिक अप्रूवल आफ्टर एवरी 6 मंथ। बिल्कुल आर्टिकल 352 के तहत लगता है। ठीक है, और किन किन कारणों से लगता है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ, बेसिकली कहा जाए तो वॉर, ड्यू टू वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो गया, रिबेलियन। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से लगता है आपका ये नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट लगाते हैं ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन। रिटर्न रिकमेंडेशन यहाँ पर रहेगी। रिटर्न रिकमेंडेशन किसकी रहेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रहेगी। उसके बाद ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल रिक्वायर्ड। और हाँ, अप्रूवल की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब ये लगती है, प्रोक्लेम होती है, तो ऑपरेट होने के 1 महीने में डेट ऑफ इशू से इसे मतलब पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता है। और हर 6 महीने में अगर जो कंटिन्यू करना है तो भी इसको 2/3 ऑफ मेजोरिटी से इसे पास कराना पड़ता है। प्रेसिडेंट रूल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी, ये भी करेक्ट है। प्रेसिडेंट रूल भी लग रहा है अगर जो, तो उसे भी पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है थ्रू द आर्टिकल 3 है 356। दिस इज अ प्रेसिडेंट रूल, और स्टेट इमरजेंसी बेसिकली से कहा जाता है। ठीक है, और इसे भी 6 मंथ के लिए लगाया जाता है, और इसे एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू मैक्सिमम 3 ईयर्स तक। 3 साल तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, और बेसिकली जनरली उससे पहले ख़त्म हो जाती है। और इसकी रिकमेंडेशंस कौन करता है? कि इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन बताएगा कि अब हालात ऐसे हैं कि हम राज्य के अंदर इलेक्शन करा सकते हैं, तब उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हैं? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैड declared that fundamental right cannot be amended for the implementation of DPSP। ये केस था आपका गोलकनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि DPSP के इम्प्लीमेंट के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, गोलकनाथ केस वर्सेस किसका था? ये आपका स्टेट ऑफ पंजाब। स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इन 1967 में। तो इसी के अंदर ये चीज़ कही गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर। स्पीकर से संबंधित आपकी स्टेटमेंट से आपको बताना है। स्टेटमेंट करेक्ट आपको बतानी है। जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन अपने डिप्टी स्पीकर को सौंपते हैं। बिल्कुल, ये तो स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। When resolution for speaker removal is under consideration, अगर जो स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो he can be preside, वो अध्यक्षता कर सकते हैं इन द हाउस जहाँ पर वो बैठते हैं, और वोट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है।
जब स्पीकर के ऊपर अगर जो उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उस टाइम पर वो एक, देखिए जो स्पीकर होता है आपका, स्पीकर होगा, जो स्पीकर की जब हम बात कर रहे हैं तो कहाँ पर होगा, लोकसभा में। जब वो लोकसभा का स्पीकर है तो वो डेफिनेटली एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा का। तो जब वो स्पीकर के पद पर आपका डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई इसको हटाना है इस व्यक्ति को, तो वो लोकसभा का स्पीकर नहीं होगा, वो केवल एक एमपी होगा। वोट तो नहीं दे सकता, वोट वो तब देगा जब वो डिसाइसिव मैटर आएगा, जब 50-50 वाला जो कंडीशन बनती है वो चीज़ आएगी, तब वो अपना वोट कास्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। बट वो अपने पद पर नहीं रहता है, ठीक है। ये चीज़ गलत है आपकी। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है, ओनली वन, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक। और इसकी अगर बात करूँ मैं, अगर जो आगे की, तो यहाँ पर रिजिग्नेशन तो हमें डिप्टी स्पीकर को देते हैं, स्पीकर जो है। और यहाँ पर अगर इनको हटाना है, एक मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा रिमूवल का प्रोसेस को, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होगी डेफिनेटली, और उसके लिए 14 दिन का जो टाइम पीरियड है वो देना पड़ेगा। 14 दिन प्रायर एक एडवांस नोटिस दिया जाएगा इस रेजोल्यूशन के लिए। और इसके सपोर्ट में अगर ये मोशन लाना है इनको हटाने का, इस मोशन के लिए 50 मेंबर्स की कम से कम सपोर्ट चाहिए होगा, कि मतलब 50 लोग चाहते हैं कि स्पीकर को हटाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक। पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, वोट नहीं दे सकते, वोट देंगे सिर्फ इक्वलिटी केस में या बेसिकली कास्टिंग वोट के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल जो है इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, ये तो गलत होगा कहना, है ना, कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल एक बनी थी, ठीक है, काउंसिल। ये बनती है आर्टिकल 263 के तहत। दिस वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, जो जिसका के अंदर रिप्रेजेंटेशन स्टेट और सेंटर दोनों का देखने को मिलता है। जीएसटी काउंसिल नहीं है, जीएसटी काउंसिल तो अभी मेरी 2014 में बनती है, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड है सीनियर मोस्ट अमंग द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर वुड बी द चेयरपर्सन। सीनियर मोस्ट कहाँ से हो गया, जो हमने अभी बात करी ना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं, ये भी गलत हो गया। डिसीजन इन द काउंसिल इज टू बी टेकन विद द मेजोरिटी ऑफ 3/4 ऑफ द वेटेड वोट। बिल्कुल ये करेक्ट है। यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आप ये कह लीजिए कि 75% होने चाहिए उस पर्टिकुलर निर्णय के फेवर में, ठीक है, फेवर में होनी चाहिए। 3/4 दैट मीन्स 3/4 आपके पास होने चाहिए। 1/4 अगर जो नहीं भी है तो भी चल जाएगा, पर 3/4 आपको मिलना चाहिए यहाँ पर, मतलब 75% आपको वोट कास्ट होना चाहिए, ठीक है। जीएसटी काउंसिल एक डिसीजन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए यहाँ पर तो आंसर आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3। जीएसटी काउंसिल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है रिगार्डिंग द जीएसटी। और जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें देखने को मिलता है, ये इंट्रोड्यूस होता है 101 अमेंडमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2016 में आया था, ठीक है। इसके तहत आर्टिकल 279A ये इंसर्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये बात करता है आपके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल के गठन की बात ये करता है, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल करते हैं क्या है, इसका फंक्शन क्या है। जीएसटी काउंसिल जो है वो डिक्टेट करता है टैक्स रेट को, टैक्स एग्जेम्पशन को, टैक्स लॉस को, और या टैक्स डेडलाइंस को, इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करता है। अब इसके अंदर कौन कौन होते हैं काउंसिल के अंदर, अगर जो मैं कंपोजिशन की बात करूँ यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के अंदर कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में आपको देखने को मिलेंगे, एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो चेयरपर्सन रहते हैं। इनके साथ साथ आपके यूनियन मिनिस्टर्स होंगे ऑफ स्टेट इंचार्ज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू के,
ठीक है, ये लोग रहेंगे। साथ में मिनिस्टर रहेंगे आपके स्टेट के, मतलब जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या इंचार्ज हैं, ठीक है, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के सीएम ने नॉमिनेट किया है, वो लोग यहाँ पर इसके पार्ट रहते हैं। ठीक है, ये यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बेसिकली। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड विद द जीएसटी काउंसिल। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो इसमें पूछा है अंडर विच कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड या एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास किन किन कंडीशन में चला जाता है। देखो ये कंडीशन है, पहले तो हम उसको देख लेते हैं कंडीशंस कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, अगर जो राज्यसभा, इफ़ राज्यसभा या अपर हाउस बेसिकली अप्रूव कर दे, एक स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव कर दे, ठीक है, कि वो जो सब्जेक्ट है जिस पर लॉ बनना है वो आपका नेशनल इम्पोर्टेंस का है, नेशनल इम्पोर्टेंस का वो पर्टिकुलर टॉपिक है। ये चीज़ आपकी आती है आर्टिकल 249 में। ठीक, दूसरी कंडीशन है नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो। नेशनल इमरजेंसी अगर जो लगी है, आर्टिकल 250 ये पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को, कि भाई वो लॉ बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट्स पर। इसके बाद अगर जो टू और मोर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करती हैं पार्लियामेंट से कि इस पर्टिकुलर मैटर पर, किसी पर्टिकुलर मैटर पर वो क्या करें, लॉ बना दें। जैसे कि एक केस हुआ था आपका केरला और तमिलनाडु का, केरला एंड तमिलनाडु का जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट था, बेसिकली वाटर डिस्प्यूट जो था, बेसिकली वाटर डिस्प्यूट, ठीक, उसको सॉल्व करने के लिए दोनों राज्यों ने पार्लियामेंट से कहा था कि भाई इस पर लॉ बना दीजिए, ये हमसे नहीं सुलझ रहा है। तो इस पर जो है आर्टिकल 252 के तहत जो है वो लॉ बनाया गया था। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ये तो 3 कंडीशन हो गई, एक कंडीशन और होती है जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। उस पर भी अगर जो कोई सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, जैसे कि एक माइक्रो इरिगेशन का जो वर्क है, ये भी ट्रीटी है बेसिकली इंटरनेशनल। और एक पॉइंट आता है ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल के टाइम पर भी ये रूल बना सकती है कौन, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बेसिस पर जो है वो पार्लियामेंट रूल बना सकती है ऑन द सब्जेक्ट लिस्ट इन द स्टेट लिस्ट। तो व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इन ऑपरेशन इन द स्टेट, ये तो हमने अभी बात करी है लास्ट वीक। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि व्हेन 2 और मोर स्टेट मेक जॉइंट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट, ये भी आपका रहेगा। व्हेन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पास अ रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट, नहीं लोअर हाउस नहीं, यहाँ पर हम राज्यसभा की बात करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा, ये गलत होगा। ठीक, तो 1-2 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के ड्यूरेशन के बारे में पूछा गया है। ओके, तो देखिए ये एक कंटिन्यूअस चैम्बर है। देखिए इसको पहली बार राज्यसभा को गठित किया गया था 1952 में। ठीक है, एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है जिसका मतलब ये होता है कि एक परमानेंट क्या है, बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होती। इसकी 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स में, हर 2 साल में ये रिटायर होते रहते हैं। और सीट्स जो हैं वो फ्रेश इलेक्शन के द्वारा या प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के द्वारा हर 3 साल में भरी जाती हैं। ठीक है, ये हो गई एक चीज़। तो ये तो आपका क्या है, एक मिनट, क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा था, तो पहले तो करेक्ट है आपकी, इनकरेक्ट पूछा, इस चीज़ को आप देखेंगे, इनकरेक्ट पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर 6 ईयर्स। बिल्कुल, ये भी आपका एक तरीके से इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ फिक्स नहीं करी है। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म जो है ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा वो फिक्स नहीं किया है, ये किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द पार्लियामेंट। संविधान में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ पार्लियामेंट ने फिक्स करी है, संविधान में इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है।
जनरली हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट मानेंगे। दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है थ्रू द, अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू RPA, पार्लियामेंट के RP, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि 1951 है, उसके तहत जो टर्म ऑफ ऑफिस है राज्यसभा का वो 6 साल 6 ईयर्स फिक्स किया गया है। ठीक है, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं है। हम जब पॉलिटी पढ़ते तो डेफिनेटली हम पढ़ते हैं कि 6 साल है वो है, बट ठीक है, बट यहाँ पर पार्लियामेंट ने इस चीज़ को एड ऑन किया है। इन द फर्स्ट बैच ऑफ राज्यसभा, पहले बैच ऑफ राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू डिसाइड हु शुड रिटायर, कौन डिसाइड, मतलब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि रिटायर कौन होगा पहले बैच ऑफ राज्यसभा में। तो ये पावर जो है फर्स्ट बैच में ये लॉटरी सिस्टम के द्वारा की गई थी, नॉट बाय द प्रेसिडेंट, थ्रू द लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम देखिए सिस्टम क्या था एक्चुअली, 1952 में आपके यहाँ पर 250 लोग चुन के आ गए सपोज, ठीक है। अब 250 में से आपके 1/3 रिटायर होने, कौन होगा अभी दो साल बाद, मतलब ये आप क्या 1954 में रिटायर होने, अब कौन रिटायर होगा भाई, कोई क्यों कहेगा भाई मैं रिटायर होऊंगा, तो उसके लिए क्या किया कि लॉटरी डाली गई सबके नाम की, तो 1/3 लोगों का नाम चुना गया थ्रू द लॉटरी। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास नहीं है, पावर नहीं है कि मतलब प्रेसिडेंट के पास अधिकार है, बट ये इस केस में नहीं किया था, यहाँ पे लॉटरी सिस्टम लगा था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका, तो केवल गलत पूछा गया था, तो आपका 2 और 3 ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड, अब इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days इन विच हाउस ही डिजायर टू सर्व। अगर जो कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चुना जा रहा है, सिंपली सी बात है, ये आप समझ लीजिए, कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है, उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो लोकसभा भी जीत गया, तो दोनों सीट्स उसके पास हैं, तो उसको 10 दिन के अंदर बताना होगा कि वो कौन सी सीट रखना चाहता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। पहली बात, इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, अगर जो कोई व्यक्ति MLA भी बनता है और MP बनता है, दोनों बन जाता है, ठीक है, मतलब पहले वो MLA था, ठीक, बाद में वो MP बन गया। अभी बहुत सारे केसेस आपने 2024 में देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो थे MLA थे, उन्होंने MP का इलेक्शन लड़ा, MP बन गए, तो उस कंडीशन में हिज सीट इन द पार्लियामेंट बिकम्स द वैकेंट इफ पर्सन इलेक्टेड इन बोथ, ओके, इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 days। बिल्कुल, अगर जो ऐसा केस है, ठीक, या इधर से MP था फिर वो MLA का चुनाव लड़ता है, तो इन दोनों केसेस में ऐसी कंडीशन आती है, तो जो अपर हाउस है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी सीट उसकी वैकेंट हो जाती है, खारिज हो जाती है, अगर जो वो MLA की सीट से रिजाइन नहीं करेगा 14 दिन के अंदर। आई होप से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन C होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। ओके, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फिक्स्ड एट 1/4 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, देखिए आर्टिकल 169 की हम बात करें, अगर जो आर्टिकल 169 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक है, ये फॉर्म होती है अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली पास करी एक रेजोल्यूशन जो कि आपका मेजॉरिटी से होगा, बेसिकली इफेक्टिव मेजॉरिटी से होगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेगी एक रेजोल्यूशन, ठीक, जिसके अंदर टोटल मेंबर्स ऑफ असेंबली प्रेजेंट होंगे, और वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो 2/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 2/3 से ज़्यादा नहीं होगी प्रेजेंट एंड वोटन के केस में, या फिर बेसिकली इसे आप स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, ये वाला केस, ठीक। तो यहाँ पर 1/4 वाला तो केस नहीं आ जाता है, ये तो गलत हो जाती है आपकी बात, ठीक है।
ये दिस इज रॉन्ग। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी है? 40 है। मिनिमम तो 40 होने ही चाहिए, है ना? तो ये तो करेक्ट है आपका। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जब हम बात करते हैं यहाँ पर एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से हैं? एक तो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। दूसरा है आपका दैट इज कॉल्ड एज तेलंगाना, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, आपको 6 पता होंगे, अभी 7वां भी मिलेगा अभी आपको साथ में। उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, ठीक है, देन बिहार है आपका एक। बिहार के साथ साथ है आपका कर्नाटका, ये तो आपको डेफिनेटली पता थे इतने। चौथा है आपका JNK, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर भी आ गई है, तो मतलब दैट मीन्स 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, इन सब चीज़ों घटनाओं के साथ साथ एक चीज़ थी कि भाई जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने भी पास किया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट उसने भी पास किया था एक रेजोल्यूशन कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहती है, ठीक है। बट उस रेजोल्यूशन को 2010 में ही उसने वापस ले लिया, ठीक है। मतलब पहले कहा कि हम बनाएंगे, फिर कहते कि भाई चलो ठीक है नहीं बनाते, हटा दो। ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, ठीक। और इसके साथ साथ अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक था आपका आंध्र प्रदेश ने, जब हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, तो आंध्र प्रदेश ने 1958 में काउंसिल, मतलब काउंसिल बनी थी यहाँ पर, और उसके बाद 1985 में ये अबॉलिश हो गई, ख़त्म कर दी इन लोगों ने। अबॉलिश कर सकते हैं इसे, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उसके बाद दोबारा से 2007 में बनाई, दोबारा से 7 में बना ली, ठीक है। बट साथ साथ ये तो चलो बन गई, ख़त्म हुई, बन कभी ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी काउंसिल थी जो पहले बनी फिर ख़त्म हुई फिर बनी, तो वो वाली थी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, क्योंकि इस टाइम पीरियड में दोनों अलग अलग स्टेट नहीं हुआ करती थी, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने के लिए 2 राज्य हैं, एक राजस्थान है, दूसरा असम है, ठीक है। इनका जो अप्रूवल है वो पार्लियामेंट में पेंडिंग है, अभी बचा हुआ है, पेंडिंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, ओके। और यहाँ पर जो एक आर्टिकल आता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर, दैट इज़ 171 आर्टिकल, वो ये कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली मतलब ये कह लें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट की जो है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी, 1/3 ऑफ द मेंबर, या फिर 40 मेंबर से ज़्यादा नहीं होगी, ये वाली चीज़ यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो ठीक है, ओके। बाकी सब चीज़ें तो राज्यसभा जैसी रहती हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विद रेफरेंस टू द असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड के बारे में हम बात करें यहाँ पर, तो ऑल पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, and who have been ordinary resident in Assam since the date their entry in Assam shall be deemed to be citizen of India as on this much। ये बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। भारतीय मूल के ऐसे सभी व्यक्ति जो बांग्लादेश से 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए थे और जो असम में अपने प्रवेश की तारीख से असम के साधारणतः निवासी रहे हैं, उन्हें 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक माना गया है। पहला यहाँ पर करेक्ट है आपका स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम ऑन और आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट बट बिफोर 25 मार्च 1971, ठीक है, फ्रॉम बांग्लादेश हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन असम सिंस द डेट ऑफ हिज एंट्री। ये स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ी गलत है, क्यों है अभी देखते हैं। आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई, इसको तो आप हटा दीजिए साइड में। दूसरी स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो एवरी पर्सन जो भारत
में आ रहा है, मतलब असम में आ रहा है, ठीक है, ऑन और आफ्टर दिस पर्टिकुलर बट दिस फ्रॉम द बांग्लादेश हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ असम सिंस द डेट of his entry into the Assam who has been detected as a foreigner, वो बेसिकली सिटीज़न नहीं है, वो फॉरेनर आपको कंसिडर किया जाएगा और उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। जो एनआरसी का जो चल रहा था, आपने सुना होगा न्यूज़ में, तो वो इसी चक्कर में है, ठीक है। उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा यहाँ पर, ठीक है, वो सिटीज़न बनने के लायक होगा, वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और आफ्टर द पीरियड ऑफ 10 years, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली नहीं सिटीजन बन रहा है, ये ठीक है, इतना तक तो ठीक कहानी चल रही थी, बट ये वाली जो टाइम पीरियड एक्स्ट्रा 5 साल बढ़ा दिया इन्होंने, तो उस पीरियड में अगर जो कोई आ रहा है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के बाद वो 10 साल रहेगा हम आदमी की तरह, ठीक है। सारे उसको अधिकार मिलेंगे, बट कौन सा अधिकार नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट जो है वो उसको नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति अप्लाई कर सकता है टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसको ये चीज़ें हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से गलत है। आई होप सो क्लियर हो गई होगी चीज़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होंगी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो भी होंगी उनके चेयरपर्सन होते हैं, ये चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो स्पीकर जो हैं लोकसभा के अंदर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं, रूल्स कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं और जनरल पर्पस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं यहाँ पर। तो हाउस कमेटी, देखिए यहाँ पर आपका, देखिए जनरल पर्पस कमेटी तो हो गया, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ये नहीं होगा, हाउस कमेटी रहेगा। तो 1 और 2 दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल, देखिए ये कौन लाता है, प्राइवेट मेंबर बिल वो व्यक्ति लाएगा जो एमपी है बट मिनिस्टर नहीं है। अब वो व्यक्ति एमपी कौन हो सकता है, एमपी वो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है और अपोजिशन का भी हो सकता है। और ये किस टाइप के बिल्स लाते हैं, ये लाते हैं ऑर्डिनरी बिल लाते हैं लोग, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ ड्राफ्टेड इज़ अ सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर ओनली, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर जो रूलिंग पार्टी का कोई एमपी कोई बिल आ रहा है तो वो पर्टिकुलरली उसी एमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बिल को लेकर, सरकार की नहीं होती है, ये करेक्ट है आपका। 15 डे प्रायर नोटिस आपको देना होता है यहाँ पर, 15 डे, एक मिनट, 15 डे प्रायर नोटिस नहीं होता हाउस के अंदर, इसके लिए क्या होता है 30 डेज़ का प्रायर नोटिस आपको देना होता है, 30 डेज़ का, नॉट इन 15 डेज़, ये गलत हो जाता है। इट इज़ द बिल इंट्रोड्यूस बाई ओनली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ रूलिंग, नहीं ये बात भी गलत है, अभी मैंने बात करी ना कि रूलिंग का भी हो सकता है अपोजिशन का भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो केवल ये करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। ओके, पार्ट कौन सा है ये बताना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, बिल्कुल ये तो करेक्ट है आपका, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, ये भी आपका हिस्सा है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, ये आपका प्रेसिडेंशियल का हिस्सा बनता है, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, जैसे कि यूएसए के अंदर होता है, ठीक। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो ये भी इसका हिस्सा नहीं बनेगी।
ठीक है, पार्लियामेंट्री का पार्लियामेंट अलग है, जुडिशियल अलग है। तो ये आपका 1 और 2 रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज अ पर्सन कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। किन किन तरीक़ों से सिटीजन ऑफ इंडिया बनते हैं। तो देखिए, एक एक्ट था दैट इज कॉल्ड एज अ सिटीजनशिप एक्ट, जो कि था 1955 का, जो सबसे पहले आया था। उसी के अंदर उसके बाद फिर कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस एक्ट के अनुसार सिटीजन बन सकता है कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ, बाय डिसेंस, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और किसी एरिया को भारत ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये सारे मेथड्स रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है, छठा पॉइंट भी रहेगा, वो क्या है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर जो भारत में रह रहे थे वो सारे लोग भारत के नागरिक हैं। तो इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस पर्टिकुलर सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट है कि हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगी आपको। पहली बात तो ये है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी, ये भी है। और वाइड रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा पार्लियामेंट के अंदर। साथ साथ आपको प्रिवेंट डिस्पोटिज्म देखने को मिलता है। और यहाँ पर रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी एक मेरिट्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। मतलब एक सरकार, अगर जो एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार गिर रही है, नहीं है मेजोरिटी में, तो दूसरी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। अल्टरनेट ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। तो तीनों हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप सो क्लियर है। तो इस सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को हम करेंगे, 20 क्वेश्चंस थे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोशिश करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में या उस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर सकूँ आप सभी के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ भी, और इसी सब्जेक्ट के पॉलिटी के भी और सारे क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।